यदि आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी के क्रम में आज मैं पहली शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। संसाधनों के बढ़ते प्रकृति के हिसाब से हम अपनी गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे। अभी कोशिश यही है कि सीमित संसाधनों में आपको अच्छी से अच्छी तार्किक बातें आंसर राइटिंग के थ्रू बताई जाए। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम हैं न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत एक टॉपिक काफ़ी हॉट कह सकते हैं, ज्वलंत मुद्दा है, न्यायिक सक्रियता। आपने हाल के दिनों में देखा होगा हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़, उन्होंने काफ़ी बार संसद में इस बात को, संसद हो या उसके बाहर भी, इस बात को उठाया है कि न्यायपालिका अपने न्यायिक दायित्वों का निर्वाह करे, कार्यपालिकी या विधायी कार्यों में हस्तक्षेप न करे। यही लोकतंत्र के लिए अच्छा है और दुनिया के किसी लोकतंत्र में ऐसे उदाहरण नहीं दिखते जहां न्यायपालिका विधायी या कार्यपालिकी कार्यों में हस्तक्षेप करती दिखती है। तो आखिर ये शुरुआत कहाँ से होता है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो आज का सिचुएशन है, जो हम लोग देखते हैं कि सरकार एनजेएससी लाती है न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्ति के लिए, और न्यायपालिका जो है 4 जजेस केस में उसको नल एंड वाइड कर देती है, असंवैधानिक घोषित कर देती है। तो न्यायिक समीक्षा से संबंधित जो विवाद है वो प्रारंभ होता है शंकरी प्रसाद केस। चूँकि ये प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ उसमें संविधान में शामिल किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में 9th शेड्यूल शामिल किया गया। और इस 9th शेड्यूल में आप जानते हैं कि वो कानून डाले गए जो न्यायिक समीक्षा से बाहर थे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये ठीक है, जो संसद है वो संविधान संशोधन कर सकती है, और उसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वैध ठहरा दिया। उसके पश्चात आता है एक गोलकनाथ केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद संविधान में बेशक संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। इसके प्रतिक्रिया में होता क्या है कि संसद 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला देता है और कहता है, इसमें प्रावधान डालते हैं कि संसद मूल अधिकार सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है। और यहीं से आप देखेंगे संसदीय सर्वोच्चता वर्सेस
न्यायिक सर्वोच्चता का क्लेश आपको दिखेगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट केस आता है केशवानंद भारती। 1973 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मूल ढांचे का। इसके प्रतिक्रिया में 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है और कहा जाता है कि पीएम सहित स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया और फिर उसके पश्चात लाया गया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने देख लिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और इसमें कहा गया, इसमें बहुत सारे संशोधन थे, लेकिन जो इसका प्रमुख संशोधन था जो न्यायपालिका से रिलेटेड है वो ये था कि संविधान संशोधन यदि संसद द्वारा किया जाएगा तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा। हालांकि 1980 में मिनर्वा मिल्स केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो प्रावधान है यह संवैधान संगत नहीं है, यह असंवैधानिक है और इसको अवैध करार घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल से लेकर के हम संविधान में संशोधन, अधिनियम, अध्यादेश या किसी भी तरह के विधि का समीक्षा कर सकते हैं और संविधान के यदि आधारभूत ढांचे से मेल नहीं खाता वह नियम या अधिनियम या संशोधन तो हम उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। तो यह तो था विभिन्न मामले जहां संसद और न्यायपालिका के मध्य क्लैश को देखते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। हो सकता है इसमें कुछ आपको गलत चीज़ें भी लगें, आप अपने सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग उससे सीखें और अपनी गलतियों को सुधार के लिए आगे प्रयास करें। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि आपको अच्छे विषयों पर तार्किक प्रश्न और उससे संबंधित सूचनाओं को प्रेषित किया जा सके। धन्यवाद।